हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। जल्दी से शुरू करेंगे आज की क्लास को एक ग्रामर कॉन्सेप्ट के साथ। हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आपको ज़रूर मिलेगा और इसकी खूबी ये है कि इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी किताब में, किसी कोर्स में और किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। एटलीस्ट इंडियन राइटर्स और इंडियन टीचर्स की। जो बच्चे इसमें स्कोर कर रहे हैं इसको रट के जा रहे हैं और जब भी ये थोड़ा सा इधर उधर आता है क्वेश्चन, इसको छोड़ के आ जाते हैं। चलिए अब देर नहीं करेंगे, जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट है हमारे बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट का। ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी YT चैनल के होम पेज पे, सभी के लिए फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं रखा है। जाकर के इसको चलाना शुरू करो। चैप्टर वाइज 40-45 वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड, एडजेक्टिव हर चीज़ को फाउंडेशन से बिल्ड करवाया गया है। ये वही है जो 4-5 हज़ार रुपये दे करके किसी ऐप से आप सीखने वाले थे। चलिए आज पार्ट नंबर 46 है। कॉन्सेप्ट का नाम है डबल पॉजेसिव। मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ रोहन का घर, रोहन का घर, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं इंग्लिश में। पहला तरीका तो है आप लिख दें रोहन का घर यानी रोहन्स होम या रोहन्स हाउस, है ना, ये तरीका तो आप जानते ही हैं। दूसरा तरीका है आप ऐसा बोलेंगे होम ऑफ रोहन। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में और कुछ सेंटेंसेस में आपको लिखा हुआ मिलेगा होम ऑफ रोहन्स, रोहन्स। बस यही कॉन्सेप्ट है। इन दोनों में से कौन सा सही है? होम ऑफ रोहन को सही माने या होम ऑफ रोहन्स को सही माने? यहाँ पे पॉजेसिव लगेगा या यहाँ पे पॉजेसिव नहीं लगेगा? देखो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल पॉजेसिव्स। ये दोनों ही सही हैं और ये दोनों ही गलत हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको भी समझना है। चलो पहले कॉन्सेप्ट देख ले। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है जो रेगुलर प्रीपोजिशंस है ना, ऑन है, बाय है, फ्रॉम है, ये सारी जो रेगुलर प्रीपोजिशंस हैं हमेशा अपने बाद क्या लेती हैं? ऑब्जेक्टिव केस को लेती हैं प्रोनाउन के। अब ये केस क्या होते हैं मैं आपको भी समझा दूंगा। रेगुलर प्रीपोजिशन क्या करती हैं? अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस को लेती हैं किसी भी प्रोनाउन के। लेकिन ये जो ऑफ नाम की प्रीपोजिशन है ये अपने बाद में लेती है पॉजेसिव प्रोनाउन केस को। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब ये ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस क्या होते हैं इसी ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है। थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा और नहीं आता है तो ये नीचे आपके सामने रखी है एक टेबल। जैसे आई है, आई का मतलब मैं, आई की ऑब्जेक्टिव केस होती है मी, आई की पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होती है माई और पॉजेसिव प्रोनाउन केस होती है माइन। ये है मैं, ये भी है मैं, ये है मेरा और ये भी है मेरा। वी मतलब हम, अस मतलब हमें, और मतलब हमारा और और्स मतलब हमारा। तो ये आपको अगर फॉर्म्स याद हैं तभी इस कॉन्सेप्ट को आप लगा पाएंगे और ये फॉर्म्स आपको प्रोनाउन वीडियो में अच्छे से करवाई गई हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है जी? जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं वो अपने बाद में इस वाले केस को लेती हैं, ऑब्जेक्टिव केस को। मी को लेंगी, अस को लेंगी, यू को लेंगी, हिम को लेंगी, हर को लेंगी, देम को लेंगी और इट को लेंगी। लेकिन ऑफ प्रीपोजिशन जो है इसकी अलग बीमारी है। इसको ये केस नहीं चाहिए, इसको चाहिए ये वाला केस। इसको चाहिए माइन, इसको चाहिए आर्स, इसको चाहिए योर्स, हिज, हर्स या देयर्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं ताकि इसको अपने अप्लाई करके देख सकें। जैसे दिस बैग इज़ फॉर आई, दिस बैग इज़ फॉर आई, इसको ब्रेक करेंगे। देखो दिस है यहाँ पे एडजेक्टिव, बैग हो गया आपका सब्जेक्ट, इज़ हो गई आपकी वर्ब, फॉर हो गई यहाँ पे प्रेपोजिशन। ऐसा ही है ना, फोर प्रेपोजिशन होगी और इस प्रेपोजिशन फोर के बाद में आपको एक प्रोनाउन दिया गया है आई। रूल कह रहा है कि रेगुलर प्रेपोजिशन कोई भी आ जाए ऑफ को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर ऑफ। तो उस केस में आपको लगाना होता है ऑब्जेक्टिव केस को। आप यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस बैग इज फॉर मी। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसा हो दिस बैग इज ऑफ आई, ये बैग मेरा है। पहले केस में क्या था? ये बैग मेरे लिए है, फॉर आई या फॉर मी। इस केस में बोल रहा हूँ दिस बैग इज ऑफ आई, ये बैग मेरा है। बात वही है, सब्जेक्ट है आपका बैग, वर्ब है आपकी इज, ऑफ प्रेपोजिशन आ चुकी है, ये रूल ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजेसिव लगेगा, मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉजेसिव क्या होता है? एडजेक्टिव नहीं करना है, एडजेक्टिव के बाद तो नाउन चाहिए, नाउन तो है नहीं इसके बाद। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ ना करके पॉजेसिव प्रोनाउन को करना है और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन केस होता है माइन। तो मैं लिखूंगा दिस बैग इज ऑफ माइन। समझ में आ गया रूल? अब इसकी कुछ एक्सटेंशंस हैं वो आपको आगे करवाऊंगा, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। बेसिक रूल आपने सीख लिया है। ऑफ प्रेपोजिशन के साथ में एक अलग केस है जिसको आपको पहचानना है। एक दो सेंटेंस और बनाते हैं।
मान लीजिए सेंटेंस कुछ ऐसा हो, एन आइडिया वॉज गिवन बाय शी, एक आइडिया को दिया गया था उसके द्वारा। शी यहाँ पे किसी लेडी की बात की जा रही है, ठीक है। चलो, आइडिया आपका सब्जेक्ट है, वॉज गिवन आपकी वर्ब है, बाय क्या है, प्रेपोजिशन, और कैसी प्रेपोजिशन है, रेगुलर प्रेपोजिशन है, ऑफ के अलावा है, ऑफ को छोड़ के है। तो इसके बाद में शी का क्या आएगा जी, पॉजेसिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है जी हर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शी की जगह लिखोगे हर। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो, द आइडिया वॉज ऑफ शी, ये आइडिया जो था उसका था, ऑफ लगा के हमने उसके की बात कर दी। अब इस केस में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, द आइडिया सब्जेक्ट, वॉज आपकी वर्ब, ऑफ प्रेपोजिशन, और शी की जगह ना आएगा हर, बल्कि आप लगाएंगे पॉजेसिव केस जो कि होता है हर्स, आप लिखेंगे ऑफ हर्स। क्लियर हो गया। चलो, अब एक बार इसको रिवाइज कर लो भले आराम से बैक में जाके। अब इसके मैं एडवांस फॉर्म करवाता हूँ जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है ना। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क कैसे करना है। कभी कभी ऑफ के बाद में भी आपको पॉजेसिव केस नहीं लगाना, तो वो केसेस मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले अपनी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, YT योर इंग्लिश ट्यूटर। ग्रामर सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कोर्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आराम से पूरी करो, फाउंडेशन बिल्ड करो। ग्रामर पूरी करने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी प्रैक्टिस भी करूं, बहुत सारी वीडियोस प्रैक्टिस सेशंस के साथ में, तो ऐप पे आपको मिल जाएंगे कोर्सेज। ऐप पे आपको बैंकिंग का कोर्स मिलेगा, पूरा प्रैक्टिस सेशन है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी PDFs हैं, जाके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरीके से आपको SSC का कोर्स भी मिल जाएगा, सारे एग्जाम्स का सिलेबस प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर्ड है। साथ में आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको लिखना सिखाया जाता है, लगभग 60 से 80 घंटों में। तो किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन इस कोर्स से कवर हो जाएगा अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इस कोर्स का पार्ट है। कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, आप इस पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। चलो जी, अब देखो जी ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आगे। इस कॉन्सेप्ट की अपने को एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, फिर अपने इसकी एक्सेप्शन की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, द पुलिस शॉट एट दे। शॉट एट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है V2, एट यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इस पूरी फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी के ऊपर हमला करना, किसी के ऊपर, समझ गए ना, शूट करना, शूटिंग करना, किसी पे गोली जो है गोली मारना। तो पुलिस ने उनकी तरफ गोली चलाई। अब मुझे बताओ, पुलिस सब्जेक्ट हो गया, शॉर्ट वर्ब होगी, एट प्रेपोजिशन होगी। प्रेपोजिशन के बाद दे आ सकता है क्या? नहीं सर, प्रेपोजिशन के बाद तो देम आएगा, हमें लगानी है ऑब्जेक्टिव केस, तो दे को निकाल दो, यहाँ लिख दो देम। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसा बना हो, द पुलिस शॉट एट द कार ऑफ दे, पुलिस ने शूट किया, गोली चलाई उनकी कार की तरफ, द कार ऑफ दे। अब सीधे सीधे इस ऑफ के बाद में दे नहीं लगेगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑफ के बाद में दे का क्या लगाओगे, पॉजेसिव फॉर्म जो कि होता है देयर्स। क्लियर है। चलो अब आ जाओ इस कॉन्सेप्ट की एक्सटेंशन और एक्सेप्शंस पे। पहले एक्सटेंशन, ये घर शालिनी का है, ये घर शालिनी का है, तो मैं कैसे लिखूंगा, दिस हाउस इज ऑफ शालिनी, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा दिस हाउस इज ऑफ शालिनीस। देखो पहले केस में मैंने ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ किया। नाउन्स का ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। तो फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ किया, सेकंड केस में हमने पॉजेसिव केस को यूज़ किया, जैसा कि ये कॉन्सेप्ट बता रहा है भाई जब ऑफ आ जाए तो पॉजेसिव को यूज़ करना है। तो नाउन्स का पॉजेसिव बनाया है और नाउन का ही ऑब्जेक्टिव केस रखा है। प्रोनाउन के केस में तो आप समझ गए क्या करना है, नाउन के केस में क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट में आपको सीखना है। तो भाई सीधा सा है, ये दोनों ही सही हैं। अच्छा कैसे सही है सर, इस रूल के हिसाब से तो यहाँ शालिनी होना चाहिए, तो ठीक है ना, ये गलत थोड़े ना है। लेकिन ये भी गलत नहीं है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में नाउन्स का पॉजेसिव ऑफ के बाद में अब ना भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा। पिछली 50-100 साल की इंग्लिश में आप देखोगे नाउन्स का पॉजेसिव ऑफ के बाद में नहीं बनाया जा रहा है। टेक्निकली कौन सा सही है, टेक्निकली ये सही है, लेकिन आज करके चलन के हिसाब से कौन सा सही है, सर ये सही है। तो इस क्वेश्चन को आपको एग्जामिनर कभी नहीं देगा, नाउन का पॉजेसिव बनाने के लिए कभी आपको नहीं बोलेगा। आ गई बात समझ में। इस केस में क्या होगा, दोनों ही सही हैं, सिर्फ प्रोनाउन के केस में ही अब इस रूल को ट्रिगर किया जाता है। नाउन के केस में इस रूल को ट्रिगर करना है या नहीं करना, ये आपका अपना राइटिंग का स्टाइल है। कुछ ऑथर इसको सही मानते हैं, कुछ इसको सही मानते हैं, पर गलत कोई भी किसी को नहीं मानता। चलो अब इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब ये ध्यान से देखना, ये बैग चमड़े का है, ये बैग किसका है जी, चमड़े का है।
तो कैसे बनाऊंगा, दिस बैग इज ऑफ लेदर, ऐसे लिखूंगा ना, नहीं, मुझे लिखना चाहिए दिस बैग इज ऑफ लेदर्स। ऑफ आ गया ना, जब ऑफ आ गया है तो उसके बाद में नाउन रखा है तो मैं ऐसे ही रख सकता हूँ ना, दिस बैग इज ऑफ लेदर्स। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा इस रूल के हिसाब से। लेदर तो एक नाउन है, लेकिन ध्यान रख लेना इस केस में लेदर्स गलत है, इस केस में लेदर्स गलत है, आपको लेदर ही लिखना है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आप नाउन का पजेसिव बना ही नहीं सकते, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो उसका पजेसिव बना ही नहीं सकते। अब वो केस कौन से है, ध्यान से समझो। ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है ना, इसके 4 इस्तेमाल होते हैं। पहला इस्तेमाल होता है एक पोजेशन को दिखाना, जैसे कार ऑफ समवन, शालिनी की कार, मेरी कार, उसकी कार, उसका घर, किसी का पोजेशन दिखाने के लिए, है ना। हाउस ऑफ मोहन, कार ऑफ सोहन, है ना, इस तरीके से पोजेशन दिखाना। दूसरा ऑफ प्रेपोजिशन का काम होता है सिलेक्शन दिखाना, जैसे द टू ऑफ अस, अस का मतलब है हम सब में से, टू मतलब दो, तो हम सब में से दो। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स में से एक। मोस्ट ऑफ द पीपल, सभी लोगों में से ज़्यादातर। ऑल ऑफ द गर्ल्स, सारी की सारी लड़कियां। तो एक ग्रुप में से सिलेक्शन दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, जब उसके आगे गिनती आ जाए, 2 ऑफ अस, 3 ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, है ना, ऑल ऑफ अस। तो ये होता है सेकंड काम। ऑफ का तीसरा काम होता है किसी चीज़ के कंपोनेंट बताना, जैसे अ बैग ऑफ लेदर। यहाँ पे लेदर का बैग नहीं है, ये लेदर नाम के आदमी का ये बैग नहीं है, लेदर कोई इंसान नहीं है, उसने पजेसिव नहीं लिया हुआ, लेदर का बैग है, ये लेदर से मिलके बना है, ये कंपोनेंट बता रहा है इस बैग का जो है लेदर। बात आ रही है समझ में। मान लो मैं लिख दूं बैग ऑफ मनीषा, तो इस केस में मनीषा से मिलके नहीं बना बैग, ये बैग मनीषा का है, मनीषा बाजार गई थी, इसको खरीद के लाई है। लेकिन जब मैं बैग ऑफ लेदर बोलता हूं ना, तो लेदर बाजार नहीं गया था इसको खरीदने, मैं ये बोलना चाह रहा हूं दिस बैग इज मेड ऑफ लेदर। तो कंपोनेंट बताने के लिए भी ऑफ को यूज किया जाता है। वैसे ही अ कप ऑफ टी, तो ये चाय का कप नहीं है, चाय बाजार जाके कहीं कप क्रॉकरी सेट नहीं लेके आई, ये कप जो है ना ये चाय से मिलके बना है, मतलब चाय भरी हुई है इस कप के अंदर। आगे बात समझ में। अ कप ऑफ स्टील, अ कप ऑफ जो है पोर्सिलिन, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो जो भी चीज़ किसी के कंपोनेंट से मिलके बनी होती है वहाँ हम ऑफ लगा के बताते हैं। और चौथा ऑफ का काम होता है फ्रेजल वर्ब्स के अंदर आना, जैसे गेट रिड ऑफ, किसी से छुटकारा पाना, ऑफ लगा हुआ है। कम ऑफ मतलब किसी से बिलोंग करना। थिंक ऑफ, किसी की याद करना। तो जब फ्रेजल वर्ब बन जाता है तब भी ऑफ लगाया जाता है। अब रूल क्या है, ये जो आप ऑब्जेक्टिव केस वाला और पजेसिव केस वाला जो प्रोनाउन का केस लगा रहे हो, जिसको हम बोलते हैं डबल पजेसिव, इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है डबल पजेसिव। तो जो डबल पजेसिव आप लगा रहे हो ना प्रोनाउंस का या नाउन्स का, ये तभी लगेगा जब ऑफ एक पजेशन दिखा रहा हो। आगे बात समझ में। बस इसकी ये एक्सेप्शन है, बाकी 3 केसेस में ऑफ के बाद में पजेसिव नहीं आएगा, सिर्फ उसी केस में आएगा जब ऑफ एक पजेशन दिखा रहा हो, किसी की घर हो, किसी का दोस्त हो, किसी की कार हो, किसी की बीवी हो, किसी के रिलेटिव्स हो, किसी का करियर हो। आगे बात समझ में। चलो अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस अपने सामने हैं, पूरा दिमाग लगाना है। देखो मुझे तो कॉन्सेप्ट आता है, मैंने बहुत पहले सीख लिया था, 8-10 साल हो गए मुझे सीखे हुए। अब बारी है आपकी, पूरा दिमाग लगा के बताओ चारों में से कौन से सही हैं और कौन कौन सी चॉइसेस गलत हैं। आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी या आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टीज, मैंने एक कप ऑफ टी को ऑर्डर किया या मैंने एक चाय के कप को ऑर्डर किया। पहले सवाल पूछो, ऑफ के बाद में जो चीज़ आ रही है क्या वो इसकी मालिक है क्या? नहीं सर मालिक तो नहीं है। अगर मालिक नहीं है तो पजेसिव नहीं आएगा, अगर मालिक नहीं है तो पजेशन बना ही नहीं हुआ, पजेशन बना नहीं हुआ तो यहाँ पजेसिव नहीं आएगा। तो जो सेकंड वाला केस है वो गलत है, पजेशन गलत है, फर्स्ट वाला केस सही है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, ही स्टोल अ वॉच ऑफ हर और ही स्टोल अ वॉच ऑफ हर्स, उसने चुरा लिया एक घड़ी को उसकी। मान लो उसके पास 2-3 घड़ियाँ हैं तो एक घड़ी को उसने चुरा लिया। अब मुझे बताओ ऑफ के बाद में ये जो हर रखा हुआ है, ये लड़की क्या इस वॉच की मालिक है या नहीं? बिल्कुल है, ये इसकी मालकिन है तभी तो उसने चुराया है, अगर ये इसकी मालकिन ना होती तो इसको चुराया नहीं बोलते। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पजेशन आ गया, ये वॉच की मालकिन ये लड़की बन गई। अगर पजेशन है तो आप हर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा हर्स। पूरा एक्सेप्शन के साथ में आपको मैंने लॉजिक के साथ में एक्सेप्शन दे दी, कैसे लगाना है और कैसे नहीं लगाना है। और भी है कुछ अपने पास, वी वर इन सर्च ऑफ यू या वी वर इन सर्च ऑफ योर्स, हम आपकी तलाश में थे। चलो मुझे बताओ ये जो ऑफ के बाद में रखा हुआ है
क्या ये तलाश का मालिक है क्या? जैसे मेरी एक गाड़ी है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, एक मेरा हाउस है, ऐसे ही मेरी एक तलाश भी है। कहाँ है मेरी तलाश? मैं आपकी तलाश में था, मतलब ये है कि मैं आपको ढूंढ रहा था, कोई तलाश नहीं थी आपकी। जो समझ गए ना मेरी बात को? तलाश को मैं बिलोंग नहीं करता हूँ या तलाश मुझे बिलोंग नहीं करती है। तो इस केस में ऑफ के बाद में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिलोंग करती हो इस यू को। बस हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि हम आपकी तलाश में थे। तो सर्च के बाद में इस ऑफ को देख करके पजेसिव मत बनाया ना, यहाँ पे यू मालिक नहीं है तलाश का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सेकंड वाले को गलत, फर्स्ट वाले को सही। वी वर इन सर्च ऑफ यू। अ चैलेंज वॉज अहेड ऑफ अस। एक चैलेंज हमारे सामने था। अब बताओ, बस वही सवाल पूछना है। ऑफ के बाद में जो रखा हुआ है क्या इसका मालिक है या नहीं? अस मतलब हम, अहेड मतलब आगे। क्या हम आगे के मालिक हैं? वही आगे का तो कोई मालिक नहीं है। अहेड ऑफ का इसका मतलब है हमारे आगे जो एक चैलेंज था हमारे सामने था। अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, गेट रिड ऑफ, क्या है ये? प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं। पंगे नहीं लेने इनके साथ में, पजेसिव नहीं बना हुआ। हम जो हैं अहेड के मालिक बिल्कुल भी नहीं हैं। तो वही बात है, वो लेदर वाला और बैग वाली बात है। तो इस केस में हम लिखेंगे अहेड ऑफ अस ना कि आर्स। और बना लो 2-4 सेंटेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए दिमाग में। नन ऑफ अस, नन ऑफ अस फेल्ड या नन ऑफ आर्स फेल्ड। पजेसिव लगाना है या बिना पजेसिव के लगाना है? देखो सिलेक्शन हो रहा है, हम में से किसी ने भी फेल नहीं किया। हम 10 लोग थे, 10 में से एक ने भी नहीं किया। तो एक ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 5 ने किया, एक ने भी नहीं किया, सब ने किया, ज़्यादातर ने किया। क्या कर रहे हैं? इन 10 लोगों में से सिलेक्शन को ले रहे हैं। तो नन ऑफ, ऑल ऑफ, ये जो लेते हैं ना सिलेक्शन वाले जो फ्रेज हैं, इनके बाद में पजेसिव केस नहीं आएगा। आप इसको नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे पजेशन तो है ही नहीं। याद है ना वो 4 फॉर्मूलाज आपको जो बताए थे? कौन कौन से फॉर्मूला थे? पजेशन दिखाता है, सिलेक्शन दिखाता है, कंपोनेंट दिखाता है और फ्रेजल वर्ब दिखाता है। तो इन तीनों केस में तो आएगा ही नहीं पजेसिव, सिर्फ पजेशन के केस में आएगा। तो सिलेक्शन का केस है, नन ऑफ लगा हुआ है, पंगे मत लो। आप लिखोगे नन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस जो कि होता है अस। वैसे ही ये सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है ना। अब वैसे ही द फ्लू हिट मोस्ट ऑफ अस या मोस्ट ऑफ अर्स। फ्लू ने हिट किया, जुखाम ने चोट मारी हम में से ज़्यादातर लोगों पे। फ्लू मतलब जुखाम, हिट का मतलब है किसी को हिट करना। अगर जुखाम हिट कर रहा है तो आपको जुखाम हो गया है। हिट यहाँ पे V1 V2 V3 बराबर रखता है, आपको पता होगा वो वाली वर्ब्स जिनकी V1 V2 V3 बराबर होती है। तो हिट यहाँ पे V2 ले रहा है। ये कर चुके ना कॉन्सेप्ट सारे। अगर इस प्लेलिस्ट को चलाओगे तो आपको यहाँ पे वर्ब चैप्टर में सिखाया गया है कौन कौन सी वर्ब कैसे काम करती हैं, V1 V2 V3 किनकी बराबर होती है। तो हमें हिट किया है, हम जो हैं मोस्ट के मालिक नहीं है। मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, वन ऑफ, टू ऑफ, इनके बाद में कभी पोजेशन बनता नहीं है। तो यहाँ पे आवर्स गलत है, आप यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ अस को। चलिए अब लास्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, फिर एक क्विज दूंगा आपको, 10 क्वेश्चंस उसमें होंगे, सब लोगों को सॉल्व करने हैं। निशा इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन या निशा इज़ अ फ्रेंड ऑफ मी। बस वही सवाल पूछना है, क्या मैं इस फ्रेंड का मालिक हूँ? अरे बिल्कुल हूँ भाई। एक फ्रेंड है मेरा, एक फ्रेंड है आपका। आपकी मेरी बनती नहीं है तो आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा फ्रेंड आपका फ्रेंड नहीं है। हम दोनों उस फ्रेंड के पोजेशन में हैं। अपने रिलेटिव्स के आप पोजेशन में होते हो। आपके पापा हैं तो वो आपके पापा हैं, आपकी मम्मी आपका भाई तो वो आपकी बहन या आपका भाई। आ रही बात समझ में? रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, जो भी है ना, ये सब पोजेशन होते हैं, पोजेशन वाले होते हैं। क्योंकि मेरा फ्रेंड है तो वो आपका फ्रेंड नहीं है जब तक आप उसको फ्रेंड नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे निशा इज ए फ्रेंड ऑफ मी जो है ना गलत हो जाएगा, यहाँ पे पोजेशन आ रहा है, इसलिए फ्रेंड ऑफ के बाद में हमेशा पोजेसिव लगाया जाता है। फ्रेंड ऑफ माइन, फ्रेंड ऑफ आवर्स, फ्रेंड ऑफ योर्स, फ्रेंड ऑफ हिज, फ्रेंड ऑफ हर्स और फ्रेंड ऑफ देयर्स। और यही जो है बच्चों ने याद किया हुआ है। जब भी फ्रेंड वाला क्वेश्चन आता है ना तो उनको याद रट्टा मारा हुआ उनका कि माइन लगाना है इसके बाद में, पर बाकी कुछ क्वेश्चन आ गए तो वो घूम जाते हैं, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। लास्ट क्वेश्चन है वी गॉट रिड ऑफ हर्स और वी गॉट रिड ऑफ हर। गॉट रिड ऑफ का मतलब है पास्ट के अंदर किसी से छुटकारा पाना, तो हमने उससे छुटकारा पा लिया। अब ये क्या है जी? गॉट रिड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। ये हर जो है रिड का मालिक थोड़े ना है, नहीं नहीं, मालिक नहीं है, कोई पोजेशन नहीं है। पोजेशन नहीं है तो हर्स नहीं आएगा, गॉट रिड ऑफ हर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वाला केस बन रहा है जिसमें फ्रेजल वर्ब यूज हो रही है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल लॉजिक के साथ। ज़िंदगी में कभी भी कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा,
अब आपके पास लॉजिक है उसको समझाने के लिए कैसे इसको लगाना है। नाउन के केस के अंदर ये ऑप्शनल होता है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऑफ के 4 यूज़ में से सिर्फ पहला वाला यूज़ आ रहा हो जिसके अंदर पोजेशन आता हो। 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट से इनको सॉल्व कर दो। स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका एक बढ़िया सा, इनके रिप्लाई डाल रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जाके चेक कर लो 10 में से कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। और भी ये कन्फ्यूज़न वाले कॉन्सेप्ट जो मुझसे मिस हो गए ग्रामर सीरीज़ के अंदर, जा करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, एक एक करके वीक में एक एक करके मैं उनकी क्लासेस आपको संडे को दे दिया करूँगा ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, है ना। ग्रामर सीरीज़ पूरी कर लेना, होम पेज पे रखी है, नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरी तरफ से मैंने मेरा काम कर दिया है, सब लोग फ्री में पढ़ सकें। चलो मुलाकात होगी नेक्स्ट। लाइक और एक शेयर ज़रूर से दे देना, कहने की ज़रूरत ना पड़े। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।